नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मोर्चे पर एक तरफ इजराइल यानी हमास के साथ इजराइल, हूती के साथ इजराइल, लेबनान के साथ इजराइल और अब क्या तुर्की के साथ भी इजराइल की जंग का आगाज होने वाला है। सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और तुर्की के बीच जंग सीरिया को लेकर होगी। दरअसल जब से सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तुर्की जो खुद को मुस्लिम राष्ट्रों का अघोषित खलीफा समझता है, वो सीरिया को भी अब अपनी बपोती समझ रहा है। वहीं इजराइल को लग रहा है कि अगर तुर्की सीरिया पर शासन करेगा तो फिर इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग और हथियार दोनों ही तुर्की दे रहा था। लेकिन इजराइल क्या खुद की सुरक्षा चाहता है या फिर सीरिया के एक हिस्से गोलान हाइट्स पर अपने कब्जे को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है? और क्या तुर्की को लग रहा है कि गोलान हाइट्स में अगर इजराइल मजबूत होगा तो फिर दमिश्क पर हमेशा खतरे की घंटी मंडराती रहेगी? इन सवालों के बीच क्या जंग सीरिया को कब्जाने की है? आज हम आपको बताएंगे खाड़ी के अघोषित खलीफा की ओटोमन नीति और जंग के खिलाफ नेतन्याहू का नेक्स्ट प्लान क्या है। खाड़ी के खलीफा वर्सेस जंग के खिलाड़ी के बीच में क्या वाकई में 2025 से एक नई जंग का आगाज होगा? 2022 से दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, कई मोर्चों पर जंग चल रही है। 2025 उस आग में घी का काम करेगा या उस आग को शांत करेगा? जरा एक बार नजर डालिए। 2025 की शुरुआत के साथ एक नई जंग का आगाज हो रहा है, लेकिन अभी किन किन मोर्चों पर जंग चल रही है यह भी जरा देखिए। तुर्की वर्सेस इजराइल, क्या यह जंग शुरू होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब भी नहीं मिले कि सीरिया में नवंबर 2024 से जो विद्रोह की आग लगी और जिसने वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया, क्या वो बुझेगी या और ज्यादा इस्लामिक ब्रदरहुड की तरह वो बढ़ती चली जाएगी? इसके अलावा गाजा के अंदर अक्टूबर 2023 से जो जंग शुरू हुई, जिसमें ना जाने कितने हजार लोग मारे गए, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, क्या वो जंग रुकेगी? बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 से जो जंग शुरू हुई, क्या वो 2025 में रुकेगी या किसी एक देश को बिल्कुल रसातल की तरफ लेकर आ जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। म्यांमार में फरवरी 2021 से जो विद्रोह चल रहा है, क्या उस विद्रोह की आग रुकेगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन तुर्की वर्सेस इजराइल, जो अघोषित तौर पर जंग तो उस वक्त से चल रही है जब हमास पर या कहीं कि फलस्तीन पर इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आग का काम किया है। और यह रिपोर्ट है नागेल रिपोर्ट, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक और मोर्चे पर जंग की शुरुआत हो सकती है। इस नागेल रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, जरा इसको समझिए, क्योंकि आने वाले समय में आमने सामने हो सकते हैं इजराइल और तुर्की। यह इस नागेल रिपोर्ट में लिखा है। इजराइल सरकार की नागेल रिपोर्ट की, नागेल कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें दावा है कि इजराइल को करनी चाहिए सीधे टकराव की तैयारी। ओटोमन साम्राज्य के दौर का प्रयास कर रहा मुस्लिम देशों का मसीहा कहने वाला खुद को तुर्की। रिपोर्ट के हवाले से इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि रिपोर्ट में इजरायली सरकार को दिए हैं कई मशवरे और चेतावनी। रक्षा बजट और सुरक्षा रणनीति पर सरकार को चेताया गया है। खासतौर से सीरिया में अस्थिरता और तुर्की को लेकर खुलासा किया गया है। तुर्की की ओटोमन साम्राज्य का दौर वापस लाने की महत्वाकांक्षा, और यह महत्वाकांक्षा बन सकती है इजराइल से सीधे संघर्ष की वजह। रिपोर्ट में सीरियाई गुटों के तुर्की के साथ जुड़ने को एक नया खतरा बताया गया है। इजराइल के लिए नया खतरा हो सकते हैं तुर्की और सीरियाई गुट। सीरिया से खतरा ईरानी खतरे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यह नागेल रिपोर्ट के अंदर बताया गया। वहीं तुर्की समर्थित सेनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा सकती है, यह भी इसमें लिखा है। लेकिन ओटोमन साम्राज्य क्या होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट में और क्या कुछ लिखा गया है और इजराइल को क्या कहा गया है, इसको भी जरा समझिए, क्योंकि नागेल रिपोर्ट
नेतन्याहू को सौंपी गई है और रिपोर्ट में रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री कोट्स और वित्त मंत्री बेजल शोमिर्च को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में 5 साल, आगामी 5 सालों के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। रक्षा बजट में 15 बिलियन NIS जो कि इजरायली करेंसी है, वहां तक इसमें बढ़ोतरी की बात की गई है। यहां तक कि हाईटेक वेपन खरीदने की भी बात की गई है, जैसे F-15 फाइटर जेट को खरीदने की बात की गई है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की सिफारिश की गई है। ड्रोन और सैटेलाइट की सिफारिश की गई है। आयरन डोम डेविड सीलिंग को और ज्यादा मजबूत करने की सिफारिश की गई है। जो इजरायल का एरो सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत करना, हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। जॉर्डन घाटी के किनारे एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाने के भी सुझाव नागेल रिपोर्ट के अंदर दिए गए। और उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में 2025 एक नए जंग के मुहाने पर दुनिया को लेकर जाएगा। लेकिन तुर्की जो खुद को खलीफा समझता है, जो खुद को इस्लामिक ब्रदरहुड की विचारधारा का मुखिया समझता है, वो जिस ओटोमन साम्राज्य की बात कर रहा है, जिस ओटोमन साम्राज्य की तरफ लेकर जा रहा है, वो क्या है जरा इसको भी समझिए। क्योंकि अनातोलिया में तुर्की जनजातियों के नेता एक उस्मान प्रथम ने 1299 के आसपास ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। ओटोमन शब्द उस्मान के नाम से लिया गया है, जो दरअसल अरबी में उतमान है। ओटोमन तुर्कों ने एक औपचारिक सरकार स्थापित की। उस्मान प्रथम, ओरहान, मुराद प्रथम और बायजिद प्रथम के नेतृत्व में इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, या कहिए कि जो पड़ोसी मुल्क थे उन सबको कब्जा लिया और उसके साथ ओटोमन साम्राज्य, जो उस वक्त के लिए कहा जाता है कि बेहद विस्तृत था, उसकी स्थापना की। इस्तांबुल को ओटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया गया। इस्तांबुल व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। ओटोमन साम्राज्य विश्व इतिहास में कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है, जो सीधा तुर्की से जुड़ा हुआ था। इस इस्लामिक संचालित महाशक्ति ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 600 से ज्यादा सालों तक मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, यहां तक कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों पर शासन किया। मुख्य नेता, जिसे ओटोमन साम्राज्य में सुल्तान कहा जाता था, उसने सारे अधिकार अपने पास रख लिए, जबकि पश्चिमी यूरोपीय आमतौर पर उन्हें एक खतरे के तौर पर देखते थे। कई इतिहासकार ओटोमन साम्राज्य को महान क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के साथ साथ कला, विज्ञान, धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का स्रोत मानते थे। एक शब्द में समझिए, विस्तारवादी सोच, जो चाइना की है। दुनिया में 2 फिलॉसफी फिलहाल चल रही हैं, एक है विकासवादी और दूसरी है विस्तारवादी। फिलहाल जो तुर्की है वो विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मसलन या तो सीरिया को कब्जा लिया जाए, या सीरिया के अंदर तुर्की समर्थित शासन के जरिए सीरिया को कंट्रोल किया जाए। और यही वजह है जो इजरायल को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करती है, क्योंकि गोलान घाटी जो सीरिया का हिस्सा है, उस पर लगभग 5 दशक से इजरायल का कंट्रोल है। कई जंगें हुई, इजरायल हमेशा मजबूत रहा। अब नेतन्याहू ने वहां अपनी जो आवाम है उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात की, और उसके बाद से जंग के मुहाने पर दोनों देश आकर खड़े हो गए। इन सब के बीच में जब यह रिपोर्ट सामने आई, उस पर नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, क्या रिएक्ट किया, जरा इसको भी पढ़िए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम मध्य पूर्व में बाकायदा बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। ईरान लंबे समय से हमारा सबसे बड़ा खतरा रहा है, लेकिन अब नई ताकतें मैदान में उतर रही हैं। इसे देखते हुए हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। यह रिपोर्ट हमें इजरायल के भविष्य को सुरक्षित करने का रोड मैप देती है। हमें इस पर आगे बढ़ना होगा। नेतन्याहू पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर जो सुझाव दिए गए हैं उनको हम मानेंगे, और इस रिपोर्ट पर इजरायल आगे बढ़ता है तो उसे रक्षात्मक रणनीति में एक बड़ा बदलाव करना होगा। इससे उसके जॉर्डन के साथ राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। यह रिपोर्ट मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और बदलते समीकरणों की तरफ इशारा करती है। इसमें इजरायल खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहीं से
जंग का ऐलान हो रहा है। और इसीलिए एर्दोगन क्या कह रहा है, जरा इसको भी पढ़िए। वो क्या कह रहा है, जो गोलान घाटी है बेसिकली वहां जो रहते हैं वो कुर्द हैं, और कुर्द इजराइल समर्थन है, अमेरिका का समर्थन उसको है। कुर्द उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं, सीरिया से हटकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इनमें तुर्की के इलाकों को भी मिलाने की योजना है। हजारों की तादाद में तुर्की के लोगों ने इस्तांबुल में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया है और हमारा हमास का जो है वो सपोर्ट किया है। ये एर्दोगन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल कुर्द जो हैं वो सिर्फ सीरिया के एक हिस्से को कब्जाना नहीं चाहते, बल्कि सीरिया के एक हिस्से के साथ तुर्की के भी एक हिस्से को कब्जाते हुए एक अलग देश बनाना चाहते हैं, और वो तुर्की के लिए खतरा है। अब सोचिए, एक देश जो खुद विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हो, वो ये कैसे सहन करेगा कि उसके देश का ही एक टुकड़ा कटकर एक अलग देश बन जाए। दूसरी तरफ इजराइल है जो गोलान हाइट्स पर कब्जा करके बैठा है। वो उस कब्जे को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर गोलान हाइट इजराइल के हाथ से गई तो सीधे तुर्की के निशाने पर इजराइल होगा। लेकिन जो कुर्द हैं उन्होंने इजराइल से मदद मांगी है। हालांकि अमेरिका के 2000 के आसपास सैनिक वहां मौजूद हैं, लेकिन अब इजराइल से मदद मांगी है। गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल और तुर्की में तनाव की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद अब रणनीतिक रूप से इस देश में तुर्की की सेना का दखल बढ़ गया है। तुर्की के सैनिक और उसके समर्थक गुटों के निशाने पर कुर्द हैं। दोनों लगातार सीरिया में कुर्दों पर हमले जारी रखे हुए हैं। ये वही कुर्द हैं जिनकी सुरक्षा में 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सीरिया में इन कुर्दों ने अब इजराइल से मदद मांगी है, और गाजा में इजराइल के हमले के बाद से तुर्की से रिश्ते बिगड़ गए थे। अब सीरिया के घटनाक्रम से सीधे टकराव का खतरा पैदा हो। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। एर्दोगन लगातार अपने देश में इजराइल विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब आप इसको एक और नजरिए से समझिए, क्योंकि कुर्द की सुरक्षा कर रहे हैं अमेरिकन 2000 सैनिक। तो क्या वाकई में कुर्द पर सीधे अटैक की स्थिति में तुर्की हो सकता है? हमारी नजर में नहीं, क्योंकि इसका मतलब होगा अमेरिका से सीधा टकराना, और अमेरिका से सीधा टकराने का मतलब होगा नाटो देशों से टकराना, और यह फिलहाल तुर्की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इजराइल पर अटैक करेगा? इजराइल पर अगर अटैक करता है तो उस स्थिति में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नाटो देश उस जंग का हिस्सा नहीं होंगे। इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि एर्दोगन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वाकई में एर्दोगन मुस्लिम खलीफा बनना चाहता है और उसके लिए सीरिया पर उसका संपूर्ण कंट्रोल जरूरी है? और क्या वो तभी मुमकिन है जब वो इजराइल को सबक सिखा दे? आपको ध्यान होगा, ईरान ने हाल ही में कोशिश की थी, 100 से ज्यादा मिसाइल्स इजराइल पर दागी थी, लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं था। और फिलहाल मुस्लिम राष्ट्रों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो इजराइल है। इजराइल हमास पर अटैक कर रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान को कंट्रोल कर रहा है, इजराइल ही यमन के अंदर हुतियों को अटैक कर रहा है। तो जरा समझिए क्या कहा जा रहा है। तेल अवीव विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ डॉक्टर एटन कोहेन वो ये कह रहे हैं कि हमास की तरह एर्दोगन भी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रेरित है, जिसके चलते एर्दोगन ने ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब किए। इजराइल की सीरिया के कुर्दों से सीक्रेट दोस्ती रही है, और यह जग जाहिर है इजराइल कुर्दों की मदद से तुर्की को करारा जवाब दे सकता है। बशर अल असद के जाने के बाद तुर्की सीरिया में एक बड़ा मौका देख रहा है। सीरिया इजराइल की सीमा आपस में मिलती है, जो कई सालों से शांति थी, लेकिन अब तुर्की के सीमा के पास आने से यहूदी देश को खतरा हो सकता है। तुर्की मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर इफरात अवीव के अनुसार इजराइल और तुर्की के बीच भविष्य में सैन्य संघर्ष हो सकता है, और यह कभी भी हो सकता है। इस इलाके में सभी तरह की घटनाएं देखी है। अब तुर्की इजराइल के दरवाजे तक पहुंच गया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से तुर्की ने सीरिया को कब्जाया है, उसके बाद इजराइल के लिए संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सीरिया में
तुर्की और इजराइल का ये जो बड़ा खेल है ये किस तरीके से चल रहा है और क्या ये जंग को और ज्यादा तेज कर सकता है। दरअसल गाजा के अंदर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से संघर्ष जारी है। गाजा के घटनाक्रम को लेकर इजराइल और तुर्की में पहले ही तनाव है। तुर्की की तरफ से लगातार हमास का समर्थन किया जा रहा है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध भी लगाए। सीरिया में तख्तापलट के बाद अल-शम गुट की सरकार बनी। अल-शम गुट ने दमिश्क तक कब्जा कर लिया है और अब अल-जुलानी वहां की नई सरकार के मुखिया है, जो कि पूरे तरीके से तुर्की समर्थित है। सीरिया के भीतर तुर्की और इजराइल दोनों ही अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं। जहां पश्चिमी और उत्तरी सीरिया में तुर्की अपना दबदबा बढ़ा रहा है, साथ ही प्रॉक्सी को खड़ा कर अपनी सीमाओं को भी बढ़ा रहा है। वहीं पश्चिमी दक्षिणी सीरिया में इजराइल भी अपने इलाके को बढ़ा रहा है। उसने सीरिया इजराइल के बीच के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। इजराइल भी सीरिया में कुर्द फौज की मदद कर रहा है, जो सीरिया में तुर्की के वर्चस्व को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन ये पूरा जो संघर्ष है वो गोलान हाइट्स के लिए इजराइल की तरफ से, क्योंकि गोलान हाइट्स को आप ऐसे समझिए कि सीरिया, तुर्की और इजराइल इनके बीच का वो जोन जो सीरिया तुर्की से इजराइल की रक्षा करता है, और इसलिए गोलान हाइट्स जंग का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। और इसको समझने की जरूरत है कि गोलान हाइट्स इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी से सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ साफ दिखाई देती है। इजराइल और सीरिया दोनों जानते हैं कि यह इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और इसीलिए सीरिया इस इलाके को इजराइल से वापस लेना चाहता है। हालांकि इजराइल ने 1967 में सीरिया से जंग के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर दिया था। तब से गोलान हाइट्स का यह हिस्सा इजराइल के पास ही है। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की 40 से ज्यादा बस्तियां हैं और 50,000 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। इजराइल के लिए इलाका एक सुरक्षा की दीवार के रूप में काम करता है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के जाने के बाद अब इस देश के 3 हिस्से होने की जब से बात शुरू हुई, ऐसे में इजराइल इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व और बढ़ाना चाहता है। इस क्षेत्र में यहूदियों और ड्रूज दोनों की समुदाय के लोग हैं और नेतन्याहू की योजना अब इस क्षेत्र की आबादी को डबल करने की है और नेतन्याहू सरकार के इसके लिए $11 मिलियन के निवेश करने को भी मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन खाड़ी के मुस्लिम देशों, खासकर तुर्की ने इजराइल की इस योजना का जमकर विरोध किया है और वो विरोध जंग में बदल सकता है। लेकिन गोलान हाइट्स को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच का विवाद क्या रहा है और जंग कैसे कैसे आगे बढ़ी है, जरा देखिए, क्योंकि फिलहाल गोलान हाइट्स पर इजराइल का कंट्रोल है। 1967 में गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा हुआ। 1973 में सीरिया ने जंग की, सफलता नहीं मिली। 1974 में दोनों देशों में युद्ध विराम लागू हो गया, लेकिन 1981 के अंदर आते आते इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र होने की एक तरफा घोषणा कर दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता नहीं मिले, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से एक तरफा घोषणा करके बता दिया कि गोलान हाइट्स को लेकर सीरिया से कोई बातचीत नहीं होगी। अब यह इजराइल का अभिन्न अंग है। लेकिन इजराइल के लिए गोलान हाइट्स क्या वाकई में एक जिंदगी है जिसके लिए वो जंग के मैदान में भी उतर सकता है? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि गोलान हाइट्स रणनीतिक महत्व के साथ साथ बेहद खूबसूरत इलाका है। गोलान इस इलाके के पानी का प्रमुख स्रोत है, जहां से इजराइल के ज्यादातर लोगों की प्यास बुझती है। यहां खेती भी होती है क्योंकि यहां की जमीन बेहद उपजाऊ है। गोलान इजराइल का इकलौता स्की रिसोर्ट भी है और यहां हजारों सैलानी आते हैं। गोलान में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है और इस नदी का रुख इजराइल ने अपनी तरफ मोड़ दिया है। इस नदी के पानी से ही इजराइल के लोगों की 1/3 पानी की जरूरत पूरी होती है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब यह है कि गोलान हाइट्स को खोना मतलब इजराइल खुद को खो देगा। पानी का प्रमुख स्रोत गोलान हाइट्स से है। दूसरा, वो सुरक्षा दीवार है जो उसे तुर्की और सीरिया से बचाती है। और इसलिए सीरिया में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तुर्की जब से वहां ओटोमन साम्राज्य की बात कर रहा है, इजराइल को लग रहा है कि गोलान हाइट्स कहीं ऐसा ना उसके हाथ से चली जाए, उससे जिंदगी चली जाएगी और इसलिए
जंग के मुहाने पर आकर दोनों खड़े हो गए। अब जरा सोचिए, दोनों के बीच में अगर जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसको समझने के लिए दोनों की सैन्य ताकत को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके दोनों देशों की सैन्य ताकत आपको समझाते हैं। जरा देखिए कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें ताकत में तो तुर्की 11 नंबर पर है, इजराइल 18 पर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुर्की इजराइल पर भारी पड़ सकता है। कुल सैनिक अगर बात करें तो 7,75,000 तुर्की के पास है और 6,40,000 इजराइल के पास है। रिजर्व सैनिक की अगर बात की जाए तो 2 लाख तुर्की के पास है और 4,65,000 इजराइल के पास है। वायुसेना 50,000 तुर्की के पास है, 89,000 इजराइल के पास है। टैंक 2,229 तुर्की के पास है और 2,200 इजराइल के पास है। आर्म्ड व्हीकल देखिए 1,12,476 तुर्की के पास है और 56,290 जो है वो इजराइल के पास है। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तोपे। जरा देखिए किसके पास कितनी है। तोपे तुर्की के पास 1938 है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 300 है। रॉकेट आर्टिलरी तुर्की के पास 516 है, इजराइल के पास सिर्फ 300 है। लड़ाकू विमान तुर्की के पास 1065 है, इजराइल के पास सिर्फ 601 है। ट्रांसपोर्ट विमान तुर्की के पास 83 है, इजराइल के पास सिर्फ 15 है। ट्रेनर विमान तुर्की के पास 270 है, इजराइल के पास सिर्फ 115 है। और हेलीकॉप्टर 478 है तुर्की के पास, मैज 126 है इजराइल के पास। इसके अलावा अगर सैन्य ताकत की बात करें तो जरा देखिए अटैक हेलीकॉप्टर कितने हैं, यह भी आपको दिखाते हैं। जरा देखिए अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर तुर्की के पास 110 है, इजराइल के पास सिर्फ 48 है। नौसैनिक तोप तुर्की के पास 154, इजराइल के पास सिर्फ 67। नौसेना विध्वंसक जहाज दोनों के पास ही नहीं है। लड़ाकू विमान 205 है तुर्की के पास, 241 इजराइल के पास। हमलावर विमान तुर्की के पास बिल्कुल नहीं है, इजराइल के पास 32 है। पनडुब्बियां तुर्की के पास 12 है और इजराइल के पास 5 है। लेकिन अब यहां जो इजराइल भारी पड़ता है वो इसलिए क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, इजराइल परमाणु संपन्न देश है, तुर्की के पास परमाणु हथियार नहीं है और इससे इजराइल तुर्की पर भारी पड़ता है या कहीं की किसी भी फिलहाल इस्लामिक कंट्री के ऊपर भारी पड़ता है। क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, एक दो और कंट्री को छोड़ दिया जाए तो कोई परमाणु हथियार संपन्न नहीं है, लेकिन इजराइल है और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका पर अगर जंग की आंच आती है तो पूरे नाटो देश है और इसलिए तुर्की के लिए जंग आसान नहीं होगी। लेकिन इजराइल ने जितने मोर्चों पर जंग को खोल दिया है, जंग उसके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन इस जंग के बीच में क्या 2025 आसान होगा, यह सवाल पूरा विश्व सोच रहा है। लेकिन खलीफा वर्सेस खिलाड़ी की जंग फिलहाल खाड़ी देशों के बीच तनाव पैदा कर रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।